लेकर राजधानी लेह में बुधवार को हिंसा भड़क गई। बड़ी संख्या में युवाओं ने सड़कों पर उतरकर उत्पात मचाया। लेह में हुई हिंसा के लिए गृह मंत्रालय ने पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को जिम्मेदार ठहराया। सोनम वांगचुक 15 दिनों से भूख हड़ताल पर थी। हालांकि हिंसा के बाद वांगचुक ने अपनी भूख हड़ताल को खत्म कर दिया है और शांति की अपील की है। केंद्र का यह आरोप है कि वांगचुक ने भड़काऊ भाषण के बाद ही लेह में हिंसा भड़क गई। बीजेपी का आरोप है कि हिंसा में युवाओं को शामिल कर नेपाल जैसे जेन जी आंदोलन की शक्ल देने की कोशिश की गई है। बीजेपी ने हिंसा के लिए कांग्रेस पर साजिश रचने का आरोप लगाया है। कांग्रेस इन आरोपों से इनकार कर रही है। कांग्रेस के समर्थन में नेशनल कॉन्फ्रेंस और आम आदमी पार्टी भी उतर आई हैं। तमाम तरह की तस्वीरें हैं, विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन इसी पर एक रिपोर्ट। बुधवार को लद्दाख जल उठा। हिंसा की आग की लपटों ने 36 साल पहले लेह में हुई हिंसा की यादें ताजा कर दी। तब लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा देने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन हुआ था। उस दौरान हिंसा भड़क गई थी। अब करीब 3.5 दशक बाद फिर से लद्दाख को जलाने की कोशिश की गई। 24 सितंबर की सुबह लद्दाख की राजधानी लेह में सैकड़ों युवा उतर आए। लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर चल रहा आंदोलन हिंसक हो उठा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लद्दाख में हिंसा के लिए पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को जिम्मेदार ठहराया है। गृह मंत्रालय ने वांगचुक पर आंदोलन के दौरान भड़काऊ भाषण देकर युवाओं को उकसाने का आरोप लगाया। वांगचुक पर नेपाल में जेन जी आंदोलन का जिक्र कर हिंसा के लिए भड़काने का आरोप लगाया गया है। साथ ही कहा गया है कि लेह में की गई हिंसा राजनीति से प्रेरित लोगों की साजिश है। सोनम वांगचुक 10 सितंबर से भूख हड़ताल पर बैठे थे। उनके साथ भूख हड़ताल में शामिल कुछ लोगों में 2 की हालत मंगलवार को बिगड़ गई। ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सोनम वांगचुक ने 2 लोगों की तबीयत बिगड़ने की बात भी कही है, जिसके बाद लद्दाख एपेक्स बॉडी की युवा शाखा ने बंद की अपील बुलाई। युवाओं के बीच व्हाट्सएप से मैसेज भेजे गए, जिसके बाद बुधवार को बड़ी संख्या में युवा सड़कों पर उतर आए। लेह में युवाओं ने आगजनी और तोड़फोड़ की। बीजेपी मुख्यालय को निशाना बनाया, कई गाड़ियों को जला डाला। हिंसा का पैटर्न वैसा ही था जैसा पिछले दिनों नेपाल में जेन जी आंदोलन में हुआ। हालात बिगड़ता देख भारी संख्या में पुलिस और अर्धसैनिक बलों ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे। केंद्र सरकार का सोनम वांगचुक पर आरोप की एक और बड़ी वजह है। सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार को लद्दाख हिंसा के पीछे विदेशी कनेक्शन की भी आशंका है। खुफिया एजेंसियां हिंसा के विदेशी कनेक्शन की जांच कर रही हैं। जांच के दौरान ही पता चला कि सोनम वांगचुक ने पाकिस्तान का दौरा किया था। हिंसा के बाद सोनम वांगचुक ने अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दी और शांति की अपील की है। आज हमारे अनशन के 15वें दिन ये बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि आज लेह शहर में कुछ बड़े पैमाने पर हिंसा और तोड़फोड़ होने लगी। कई कार्यालयों को तोड़ा गया, आग लगा दी गई और गाड़ियों को पुलिस के आग लगा दी गई। इससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि कल यहाँ पर जो 35 दिन के अनशन पे बैठे थे, उनमें से 2 लोग अस्पताल में उन्हें ले जाना पड़ा बहुत गंभीर स्थिति में। इससे लोगों में बहुत रोष जागा और आज पूरे लेह में बंद की घोषणा की गई। उधर बीजेपी ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि लद्दाख में हिंसा बांग्लादेश, नेपाल और फिलीपींस जैसे हालात पैदा करने की कांग्रेस की नापाक साजिश का हिस्सा है। जानबूझकर हिंसा को जेन जी की ओर से संचालित हिंसा दिखाने की कोशिश की गई। देख रहे होंगे कि लद्दाख में किस प्रकार से जेन जी के नाम से कुछ प्रोटेस्ट दिखाने की कोशिश हुई कि जेन जी ने किया है, मगर जब तफ्तीश हुई, व्हेन इट वाज इन्वेस्टिगेटेड, तो मालूम पड़ा कि जेन जी का नहीं, ये कांग्रेस का ही प्रोटेस्ट था। और आप देख सकते हैं कांग्रेस के काउंसलर स्टानजिंग सेपांग, ये है कांग्रेस के काउंसलर स्टानजिंग सेपांग, ये अपर लेह वार्ड से काउंसलर हैं, ये मेन इंस्टिगेटर हैं और अपने कार्यकर्ताओं के साथ ये किस प्रकार इंस्टिगेट कर रहे हैं, इसके कई फोटो सामने आए हैं।
आप देख सकते हैं ये आप अपने हाथ में हथियार लिए बीजेपी की दफ्तर की तरफ भी बढ़ रहे हैं। कांग्रेस बीजेपी के आरोपों का खंडन कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि सोनम वांगचुक महीनों से राज्य के दर्जे की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। कांग्रेस का इससे कोई लेना देना नहीं है। उल्टा कांग्रेस ने केंद्र को ही इसका जिम्मेदार बताया। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी कांग्रेस पर आरोप लगाए जाने को लेकर बीजेपी पर हमला बोला। नुकसान तो हुआ है, इससे कौन इनकार कर सकता है। नीचे रखो भाई। पूरा कुछ जगहों पे तो पूरा पहाड़ नीचे आया है और पहाड़ के नीचे आने से लोगों के मकानों को जो है नुकसान हुआ है। कुछ ऐसी जगह हैं जहां पूरे मकान के मकान ही बह गए हैं और जहां मकान ठीक रहे वहां इन लोगों की जो एग्रीकल्चरल लैंड है उसको नुकसान हुआ है। अब जैसे मैंने अभी इनसे बात करते हुए कहा है, जितना हुकूमत की तरफ से इनकी मदद के लिए किया जा सकता है हम कर लेंगे। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भी लद्दाख के हालात के लिए केंद्र को जिम्मेदार बताया। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए निशाना साधा। लद्दाख के लोग क्या मांग कर रहे हैं? वो सिर्फ अपने वोट का अधिकार, सरकार चुनने की अधिकार की मांग कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी उनकी आवाज दबा रही है। बार बार वादा करके भी उन्हें वोट का अधिकार नहीं दे रही। केंद्र सरकार का कहना है कि कुछ लोग पूर्ण राज्य और छठी अनुसूची के विस्तार पर लद्दाख के लोगों से चल रही सफल बातचीत से खुश नहीं है, इसलिए माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल हिंसा को देखते हुए लेह में कर्फ्यू लगा दिया गया है। लेह और उसके आसपास के इलाकों में लगातार दूसरे दिन भी सभी सड़कें बंद कर दी गई हैं, ताकि विरोध प्रदर्शन या हिंसा फिर से न फैले। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। अब देश का सवाल क्या है? देश का सवाल है कि लद्दाख में हिंसा फैलाने के पीछे आखिर साजिश किसकी है? देश का सवाल है कि क्या जेन जी को देश के खिलाफ भड़काया जा रहा है? देश का सवाल क्या है? देश का सवाल है कि लद्दाख के लोगों की मांगों को क्या अनसुना किया गया है? देश का सवाल है कि क्या लद्दाख में हुई हिंसा के पीछे देश विरोधी ताकतों का हाथ है? देश का सवाल है कि भारत के पहाड़ी राज्यों के बारे में गंभीरता से सोचने की सरकारों को जरूरत है। विस्तार से चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ एसपी वैद्य साहब, जो कि पूर्व डीजीपी जम्मू कश्मीर हैं, वो मौजूद हैं। आरएस पठानिया, राजनीतिक विश्लेषक, मेरे साथ मौजूद हैं। अबरार हामिद, प्रवक्ता जेकेएनसी, मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं एसपी वैद्य साहब के बाद चलूंगा, उनसे पूछने की कोशिश करूंगा कि आखिर लद्दाख में जो घटा है उसके पीछे की स्थिति क्या है। वैद्य साहब, अमूमन आमतौर पर देखा जाए तो लद्दाख बेहद शांत और ठंडा रहने वाला इलाका है। यहां पर इस तरह का विरोध, इस तरह के प्रदर्शन होते नहीं हैं, और अगर यहां पर इस तरह के प्रदर्शन हो रहे हैं तो उसके पीछे, जैसे कि आशंका व्यक्त की जा रही है, सरकार भी इस बात का जिक्र कह रही है कि यह सामान्य नहीं है, इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है। आप भी यही मानते हैं? जी देखिए, नमस्कार आपको, मेरे को पैनलिस्ट को और सभी दर्शकों को। जी देखिए, लद्दाख के लोग बहुत ही देशभक्त हैं, बहुत अमन पसंद हैं, बहुत पीसफुल लोग हैं, और लद्दाख स्काउट्स का जो कंट्रीब्यूशन है भारतीय फ़ौज में बहुत सराहनीय है। और लद्दाख के लोगों की तरफ इनफैक्ट हम सब की सहानुभूति रहती है। और मैं बताऊं आपको, भारत सरकार भी हमेशा उनके लिए हमेशा संवेदनशील रहती है। और काफ़ी उनकी अगर आप विजुअल्स देखें जो कल हुआ, मैंने अपने 35 साल के कैरियर में ऐसा नहीं देखा। लद्दाख में कभी वायलेंस की कभी इनफैक्ट हमें पुलिस फायरिंग की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो ये मैं पहली बार देखा, इतने दर्दनाक दृश्य थे। किस तरह से सीआरपी के गाड़ी को आग लगा दी, 4 लोगों की जान चली गई, 75 लोग जख्मी हो गए। सीआरपी और पुलिस के कोई 30 से ज़्यादा लोग जख्मी हुए। इतना पत्थरबाजी हुई। जो हिल काउंसिल की बिल्डिंग है उसको जला दिया, अब बीजेपी ऑफिस को जला दिया। ये हमने पहले कभी नहीं देखा। और ये सारा आप देखिए, जो मैं एमएचए का स्टेटमेंट देख रहा था कल रात को,
उनका कहना है कि किस तरह से सोनम वांगचुक जो इसको लीड कर रहे थे, उन्होंने भड़काऊ बयान दिया और उसके बाद ये वायलेंस हुई। और साथ में आप देखिए किस तरह से उसी में ये कहा गया कि ये इनके पुराने बयान हैं जिसमें ये अरब स्प्रिंग का तारीफ़ कर रहे हैं। जिस तरह से रिजम चेंज किया गया बंगाल में, जिस तरह से नेपाल में रिजम चेंज किया गया, श्रीलंका में, उसकी तारीफ़ कर रहे हैं। तो ये इनका पास्ट जो ये MHA का स्टेटमेंट है वो इनका पास्ट बिहेवियर दिखाता है। तो अगर ये इस तरह की इनपुट्स हैं और इसको राजनीतिक रंगत भी दी जा रही है, उसमें दिखाया जा रहा है जो वहाँ के काउंसलर हैं एक अपोजिशन पार्टी के, वो किस तरह इस एजिटेशन को लीड कर रहे हैं। तो ये अब नॉर्मल सिचुएशन नहीं लगती है, लगता है इसको पॉलिटिकल रंगत दी गई है और इसको इसमें जो भी डीप रूटेड कंस्पिरेसी है उसका पता लगना चाहिए, इसकी फेयर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। अगर ज़रूरत पड़े जुडिशल कमीशन या कोई इंक्वायरी कमीशन इसमें कॉन्स्टिट्यूट करना चाहिए। और जो लोग जिन्होंने भड़काया जेन जी को इस तरह का करने का, उसको हमें निकालना चाहिए और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और इसके साथ साथ असल में एक मुद्दा है, वो मुद्दा बड़ा मुद्दा माना जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि लद्दाख में जो स्थिति बनी है वो इस विषय को लेकर या इस मुद्दे को लेकर भी बनी है, और वो है छठी अनुसूची का विस्तार। जी हां, जिस छठी अनुसूची में लद्दाख को शामिल करने की मांग की जा रही है, वो छठी अनुसूची असल में है क्या, मैं आपको विस्तार से बता दूं कि ये है क्या संविधान की छठी अनुसूची है, इसे समझने की कोशिश कीजिए। छठी अनुसूची में ऑटोनोमस प्रशासनिक डिवीजन का गठन होता है, इसका प्रावधान होता है। ऑटोनोमस जिला परिषद का भी इसमें गठन होता है, यानी कि ADC का गठन का प्रावधान है। दोनों राज्य हैं, दोनों को राज्यों में कुछ विधायी, न्यायिक और प्रशासनिक अधिकार होते हैं, मतलब उन्हें ऑटोनोमस कह सकते हैं, आप स्वतंत्र भी कह सकते हैं। ADC को भूमि, वन, जल, कृषि, ग्राम परिषदों को लेकर कानून और नियम बनाने का भी अधिकार है। स्वास्थ्य, स्वच्छता, पुलिस व्यवस्था जैसे मामलों में कानून, नियम, रेगुलेशन भी बना सकते हैं, ये इनकी स्वतंत्रता होती है। और असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा में छठी अनुसूची लागू है और इसे एक छोटी सरकार भी कह सकते हैं। जितनी भी ADC होती है उन्हें आप छोटी सरकार कह सकते हैं, इनकी स्वायत्तता होती है और ये ऑटोनोमस बॉडी की तरह काम करती हैं और इनके अपने कानून, कह सकते हैं कि इनके अपने कानून होते हैं, एक तरह से स्वतंत्रता होती है। इसीलिए इसकी मांग यहां पर चल रही है और यह सबसे बड़ा विषय है। चूंकि दूसरे तमाम जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं वहां पर ADC है, त्रिपुरा में भी ADC है, ADC वहां पर मौजूद है, तमाम जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं वहां पर ADC मौजूद हैं, इसलिए यहां पर भी उसकी मांग की जा रही है। और इसे लेकर 6 अक्टूबर को एक बैठक भी रखी थी। इन तमाम मांगों को लेकर केंद्र की सरकार ने 6 अक्टूबर को एक बैठक रखी थी, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि उस बैठक से पहले ही, यानी कि जितने भी जो प्रदर्शन करने वाले लोग हैं, मांग करने वाले लोग हैं, उस बैठक से पहले ही यहां पर हिंसा फैल गई, क्योंकि उसका कोई मकसद ही निकल पर नहीं आया। अब सबसे बड़ा सवाल है कि हर कोई इस बात को लेकर चर्चा कर रहा है कि जब बैठक थी और उस बैठक में ये तमाम मुद्दे आने थे, ये जाने बिना कि सरकारों का इसका पक्ष क्या है, क्या सरकार इसे खारिज कर रही है, क्या सरकार इसे नहीं मान रही है, बिना माने हिंसा हो गई, प्रदर्शन हो गई। तमाम दूसरे मेहमान और मेरे साथ मौजूद हैं। पठानिया साहब मेरे साथ मौजूद हैं। पठानिया साहब के पास चलते हैं, उनसे पूछते हैं। पठानिया साहब, मैं आपसे जानने की कोशिश कर रहा हूं कि जो कुछ हुआ उसे आप कैसे देख रहे हैं? जी मनोज जी, बड़ा सीधा, साफ और स्पष्ट अगर आप परिस्थिति का विश्लेषण करें तो सबसे पहले लद्दाख जो है, लद्दाख के जो भी स्थानीय विषय हैं, इन स्थानीय विषयों को एड्रेस करने के लिए भारत सरकार और पूरे का पूरा विशिष्ट भारत, किसी में भी कोई कहीं
संकुचित अप्रोच, कहीं ना कहीं को किसी ने इसको डिफीट किया हो, इसने कॉन्डेम्ड किया हो, इसको कहीं पार्शल किया हो, क्वेश्चन डज नॉट राइज, ऐसी कोई बात थी नहीं। मेरा विनम्र एक जो मेरा एक मैसेज है लद्दाख वासियों को कि आपकी एक आइडेंटिटी, आपका एक अपना एक पहचान, आपका अपना जो नौकरियों वाला जो विषय, या आपका अपना स्वायत्व, जो ऑटोनॉमी की आप पावर है, जो लेजिस्लेशन की आपकी पावर है, ये इन सब के साथ साथ जो बाकी भी स्टेटहुड को लेके आपके विषय थे, ये तो बिल्कुल कभी भी आर एस पठानिया साहब से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। कुछ तकनीकी खराबी उनके कनेक्शन में आ रही है। अबरार हमीद मेरे साथ मौजूद हैं, जो कि प्रवक्ता JKNC हैं। अबरार साहब, जो कुछ घटा उसे आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, लद्दाख में जो वहाँ पे हिंसा की घटनाएं सामने आई वो काफी दुखद है। हमने अपने हमने आज तक जब तक लद्दाख जम्मू एंड कश्मीर का एक हमारा एक हिस्सा है लद्दाख, हमने आज तक वहाँ पे ऐसी सिचुएशन कभी नहीं देखी। लेकिन आपको ये भी देखना पड़ेगा कि ये सिचुएशन की नौबत किन चीजों की वजह से आ गई। लद्दाख को आपने पहले जम्मू कश्मीर से अलग कर लिया, न वहाँ के लोगों को कंसल्ट किया, न वहाँ की जो रिप्रेजेंटेशन है उनको भी उस चीज का कोई अंदाजा नहीं था। और आपने जो उनके साथ वादे किए थे, चाहे वो 6 शेड्यूल का था या जो वो डिमांड कर रहे हैं अपने स्टेटहुड का, आपने उनकी डिमांड्स को बहुत लाइटली लिया। आपने लद्दाख की जो जनता है, आपने उनको बहुत ह्यूमिलिएट किया। और जहां तक बात हम कल से सुनते आ रहे हैं कि आप इसमें एक्सटर्नल एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, लेकिन हम इस चीज को भी नजर देखते हैं कि जो वहाँ की जो प्रशासन है, चाहे वो LG एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे वो वहाँ के जो DGP साहब है, मुझे लगता है ये कंप्लीट एक सिक्योरिटी फेलियर हो गया है। जी वैद्य साहब, साफ तौर पर यहाँ पर कानून व्यवस्था एक मुद्दा मानी जा रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि चर्चा बहुत व्यापक चल रही है। निश्चित तौर पर सोनम वांगचुक एक पर्यावरणविद है, वो पर्यावरण के लिए लगातार लड़ रहे हैं, लद्दाख के पर्यावरण की चिंता कर रहे हैं, कई सारे आंदोलन उसके देखे, उनकी लंबी एक पदयात्रा भी निकली है। लेकिन लोगों का कहना है कि कहीं ना कहीं जो हिंसा भड़की है, उस हिंसा में लोगों का ऐसा मानना है, हम इस बात का जिक्र नहीं कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि सोनम वांगचुक के उस प्लेटफॉर्म से, उस मंच से जिस तरीके से भड़काऊ बयान दिए गए, उससे वहां के युवा भड़क गए। क्या इसकी संभावना है? और उसके बाद जब ये हुआ, हिंसा भड़क गई, तो सोनम वांगचुक गाड़ी में बैठे और वहां से निकल लिए। बिल्कुल, देखिए, ये 2-3 सवाल इसमें उठते हैं। एक कि 6 अक्टूबर की डेट फिक्स थी मीटिंग की, और उसमें भारत सरकार ने, MHA ने ये भी ऑफ़र किया कि आप 25-26 को कर लीजिए मीटिंग। तो क्या नौबत आई कि 24 को आपने ये सारा पंगा किया, जबकि मीटिंग फिक्स थी? आपको इवन अगर प्रीपोन भी चाहते थे तो 25-26 की डेट दी थी। तो एक दिन पहले ऐसी क्या मुसीबत आ गई थी कि आपको ये सारा हजूम इकट्ठा करके और ये इस तरह का CRP वालों का सर फोड़ो, बिल्डिंगें जलाओ, इनकम आपके और मेरे और इन सब के इनकम टैक्स से ये सब कुछ पब्लिक प्रॉपर्टी बनी है, उसको तोड़ फोड़ करने से क्या आपका स्टेटहुड आ गया? आप दूसरा, जिस तरह का भड़काऊ बयान दिया गया वो तो टीवी में वायरल हो रहा है, सोशल मीडिया में आप देखिए। तो अगर जो ये बयान भड़काऊ है, तो क्या उसमें जो जेनजी को है वो शायद अपने आप को सोच रहे हैं कि हम कोई अच्छे काम के लिए इस तरह का कर रहे हैं? क्या उनको मिसलीड किया गया? क्या उनको इस तरह के बयान करके जेनजी को एक्सप्लॉइट किया गया पॉलिटिकली? तो ये सारे मुद्दे इन्वेस्टिगेशन में आने चाहिए। जो भी कमीशन ऑफ इंक्वायरी बैठेगा या जो भी केसेस में इन्वेस्टिगेशन होगा, और किस किस का क्या रोल रहा भड़काऊ बयान देने में, वायलेंस करवाने में, इंस्टिगेट कराने में, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। सोनम वांगचुक के जहाँ तक इन्वायरमेंट का कंसर्न है, हम सब उनके साथ हैं।
और इन्वायरमेंट सिर्फ लद्दाख को अफेक्ट नहीं करता। आज वो ज़माना है कि यहाँ अगर लद्दाख में कुछ होता उसका असर पूरी दुनिया में होगा, सिर्फ लद्दाख में नहीं होगा, पूरे इंडिया में होगा, इवन यूरोप में होगा। वी आर ऑल इंटरकनेक्टेड। तो अगर वो मुहिम लॉन्च कर रहे थे और हम सबके दिल में इज्जत थी इस बात के लिए कि जो ग्लेशियर पिघल रहे हैं, जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, सारा हिंदुस्तान इस मिशन में साथ है। हमारी सरकार ने भी बहुत सारे कदम एक्सेप्ट किए हैं ताकि ग्लोबल वार्मिंग को रोका जाए। आप देख रहे हैं किस तरह से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बन रहे हैं। तो लद्दाख में इस तरह की सिचुएशन लाना और जिस तरह पॉलिटिकल पार्टीज इसमें कूद के इसको वो बना रही हैं, मुझे लगता है एक बॉर्डर स्टेट में बहुत सहनशीलता के साथ हमें हैंडल करना चाहिए, क्योंकि चाइना से बॉर्डर लगता है, हालात बिगड़ेंगे तो पूरा देश सफ़र करेगा, सिर्फ लद्दाख नहीं। तो हम सबको एज ए रिस्पॉन्सिबल अपोजिशन एंड आल्सो गवर्नमेंट मिलकर इसका हल इन सबके, और लद्दाख के लोगों के लिए हर एक को सिंपैथी है। कोई उनकी डिमांड 6 शेड्यूल की, अनएम्प्लॉयमेंट की, स्टेटहुड की कोई मना नहीं कर रहा। हाँ, डिस्कशन से होना चाहिए। अगर 6 शेड्यूल में आना है तो कोई अगर नॉर्थ ईस्ट में दिया है तो मुझे नहीं कोई रीज़न लगता कि यहाँ गवर्नमेंट को कोई दिक्कत होगी। स्टेटहुड में मुद्दा उठेगा कि जम्मू का रीजन पिछले 40 सालों से एक सेंटीमेंट रखता है कि हमें स्टेटहुड मिलनी चाहिए, लेकिन हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं, मिलकर रहना है, कश्मीर के साथ रहना है। तो जम्मू में कभी वायलेंस हुई? इस बात पे नहीं हुई। और अनएम्प्लॉयमेंट सिर्फ लद्दाख में नहीं है, कश्मीर में भी है, जम्मू में भी है और पूरे देश में है। उसके लिए आपको अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू सरकार को कहना है, यहाँ प्रोजेक्ट्स लगाइए, इंडस्ट्रीज लगाइए, हमें स्कीम्स दीजिए ताकि हमारे बच्चों को रोजगार मिले। ये आज पूरी दुनिया में टर्मोइल है, सिर्फ लद्दाख में नहीं है। और अनएम्प्लॉयमेंट का इशू अमेरिका तक है। तो उसका रिजॉल्व करना है सरकार से बैठ के। क्या बिल्डिंगें जला के, गाड़ियां जलाकर आप उसका हल निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। और सबसे बड़ी बात है कि भारत के जितने भी जो सीमावर्ती राज्य हैं, खासकर पहाड़ी राज्य हैं, वहाँ की सुरक्षा पहले से ही एक चिंता का विषय है। पहले जम्मू कश्मीर, उसके बाद मणिपुर और अब लद्दाख। ये पूरे देश के लिए चिंता की बात है, तब जबकि देश विरोधी ताकतें या तमाम ऐसे देश जो भारत को उस ऊंचाई पर देखना नहीं चाहते, उनके लिए बहुत आसान होता है कि तमाम पूर्वोत्तर के राज्य हो या पहाड़ी राज्य हो, वहां पर इस तरह की चीजें वो कर सकते हैं। मेरे साथ अबरार हामिद मौजूद हैं। अबरार साहब, कितने चिंता की बात है ये देश के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, देश की अखंडता के लिए कि लद्दाख में अमूमन ऐसा होता नहीं है, लद्दाख में अगर इस तरह घट रहा है तो ये कितनी चिंता की बात है, तब जबकि हम जम्मू कश्मीर को देख रहे हैं, हम मणिपुर को देख रहे हैं। देखिए, लद्दाख अगर आप देखेंगे, लद्दाख एक बॉर्डर स्टेट है। लद्दाख हमारा, वहाँ पे हमारा नजदीक में जो हमारा जो नेबर है, हमारा चाइना वहाँ पे बैठा है। आपको खुद पता है कि चाइना पिछले जो खास तौर पे ये जो लास्ट के जो 3-4 साल रहे हैं, वहाँ पे तो हम लोग ये भी क्लेम कर रहे हैं कि चाइना ने हमारी बहुत सारी जमीनें भी वहाँ पे ले रखी है। लेकिन यहाँ पे दुखद ये होता है कि भारतीय जनता पार्टी चीजों की जो सेंसिटिविटी है वो उनको समझ नहीं पा रही है। वो लोग हर किसी चीज में अपनी पॉलिटिक्स घुसा रहे हैं। अगर लद्दाख के लोग पिछले, आप ये कह रहे हैं कि 6 अक्टूबर को इन्होंने बैठक रखी थी, क्या सरकार को 4 साल लगे बैठक रखने में? लद्दाख के लोग अपनी डिमांड रख रहे हैं, लद्दाख के लोग अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन आपको ये भी देखना पड़ेगा कि 15 दिन से वो लोग वहां पे भूख हड़ताल पे बैठे थे। उनमें से कई लोगों की जो तबीयत है वो खराब हो गई। 2 दिन हो गए हैं। 2 दिन पहले वहां पे बहुत सारे लोगों की, उसमें जिन्होंने हंगर स्ट्राइक की थी, उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई थी, जिसकी वजह से जो सेंटिमेंट है वो उभर के आया आपको। लेकिन अब आप इसमें लोगों को टैगिंग करना शुरू करोगे, आप बोलोगे जी बाहर का एलिमेंट था, वो फलाना ढिमकाना, लेकिन वो सारी चीजें इसमें नहीं चलेगी। इसमें आपको एक अकाउंटेबिलिटी सेट करनी पड़ेगी। अगर कल लद्दाख में ये वायलेंस हुए, वायलेंस का नतीजा वायलेंस क्यों हुई?
आपको ये भी देखना पड़ेगा कि मतलब इसके पीछे जिम्मेवार कौन है। आपको ये भी देखना पड़ेगा कि वहां पे कंट्रोल अभी किसके हाथ में है, एडमिनिस्ट्रेशन कौन कंट्रोल कर रहा है, पुलिस कौन कंट्रोल कर रहा है। मुझे लगता है कल जो भी वहां पे तो हमें ये भी रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि 100-150 लोग वहां पे सीरियसली इंजर्ड है और 4 लोगों की तो जाने भी जा चुकी है। मुझे लगता है अभी तक तो डीजीपी साहब को आपने वहां से उठाया होना चाहिए, लेकिन हमें अभी तक वैसी कार्रवाई सरकार की तरफ से देखने को ही नहीं मिली। ऐसी कार्रवाई देखने को नहीं मिली। मेरे साथ मौजूद हैं आरएस पठानिया, जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हैं। पठानिया साहब, एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस पिछले 4 सालों से गृह मंत्रालय से बात कर रहा है। लोगों का यह कहना है कि लगातार 4 सालों से गृह मंत्रालय से बातचीत की जा रही है, कोई रास्ता नहीं निकल पा रहा है, लोगों की भावनाओं को नहीं समझा गया और लगातार देरी होती जा रही थी। वहां पर उस अनशन में, आंदोलन में जो लोग बैठे हुए थे वो बीमार पड़ रहे थे, उसके बावजूद भी सरकार को सुध नहीं आई और यही कारण है कि वो भावनात्मक चीजें निकल कर आ गई, इसलिए आंदोलन हो गया। तो क्या सरकार को 4 साल लगा? क्या सरकार ने लोगों की भावनाओं को उतना गंभीरता से नहीं लिया? क्यों? जी मनोज जी, मैं सबसे पहले बता दूं, मेरे मित्र भी मुझसे पहले बात कर रहे थे और मैं डिबेट का टोन और टेनर भी देख रहा हूं ये किस ओर जा रहा है। ये देश पठानिया साहब, लगता है कि फिर आपकी आवाज़ चली गई, क्योंकि आप लगता है सफ़र कर रहे हैं और उस सफ़र में नेटवर्क की आवाज़ नहीं मिल पा रही है। पठानिया साहब से फिर संपर्क करने की कोशिश करेंगे, उनसे जानेंगे। लेकिन वैद्य साहब के पास में चलता हूं। वैद्य साहब, जिसका जिक्र किया जा रहा है, 4 साल से आंदोलन चल रहा है, गृह मंत्रालय से बातचीत हो रही है, कोई निर्णय नहीं निकल पाया है, कोई ठोस नतीजा नहीं निकल पर आया या कोई ठोस आश्वासन लोगों को नहीं मिल पाया है, इसलिए लोगों की भावनाओं ने उबाल मारा और उसके कारण ऐसा हो गया। और जो नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है, शायद जो बात पठानिया साहब कर रहे थे कि जो नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है, जो तमाम विरोधी लोग जिस बात का कर रहे हैं कि साहब इसमें बाहरी ताकतें हैं या इसमें देश विरोधी ताकतें हो सकती हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये स्थानीय लोगों की भावनाएं हैं जिनकी बातों को 4 साल से नजरअंदाज किया जा रहा है। देखिए, ऐसा है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो, देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो डिमांड्स थी इनकी, वो भारत की सरकार ने की भी। जैसे बहुत सालों से इनकी एजिटेशन थी कि हमें यूटी स्टेटस मिलना चाहिए, हम कश्मीर के लीडरशिप के अंडर नहीं रहना चाहते, तो यूनियन टेरिटरी दी गई, लेकिन वो बिना असेंबली के दी गई। ये तो लद्दाख के लोगों का एंगल था कि हमें रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, असेंबली होनी चाहिए। वो असेंबली का मुद्दा लिया जा सकता था। स्टेटहुड का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बहुत सारे एस्पेक्ट्स देखने हैं। इस तरह बहुत सारी यूनियन टेरिटरी हैं जो भी क्लेम कर सकती हैं कि हमें स्टेटहुड मिलनी चाहिए। तो कोई क्राइटेरिया है, कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अपनी कंपल्शंस हैं, तो उस पर इनको सॉर्ट आउट किया जा सकता है। हालांकि इनका एंगल था कि 3-3.5 लाख पॉपुलेशन है, उसके लिए आप स्टेटहुड दे दें, तो लेकिन लद्दाख के लोग कहते हैं कि सिक्किम में भी तो कम पॉपुलेशन है, उसको भी तो स्टेटहुड दी। तो इस तरह के बहुत सारे इशू सॉर्ट आउट किए जा सकते हैं। लेकिन ये भी बात है कि लद्दाख में बहुत कुछ बदला है यूनियन टेरिटरी बनने के बाद। आप देखिए, 6 महीने के लिए लद्दाख का रीजन कट ऑफ हो जाता था। आज भारत सरकार ने वहां टनल सैंक्शन की है जो 2-3 सालों में बन जाएगी, और आप उसका इम्पैक्ट समझते हैं कि राउंड द ईयर कनेक्टिविटी होगी। आप जानते हैं कि वहां बिजली नहीं होती थी, आज वहां 24/7 इलेक्ट्रिसिटी। मैं एसपी रहा था 20-25 साल पहले, वहां एसएसपी ले तो 2 घंटे के लिए लाइट आती थी। आपका कनेक्टिविटी, आप वहां से किसी वक्त भी भारत में कहीं कॉल कर सकते। उस वक्त कोई फोन नहीं मिलता था आपको, आप कनेक्ट ही नहीं होते थे, कट ऑफ फ्रॉम रेस्ट ऑफ द कंट्री। तो बहुत सारी चीजें बदली हैं, ऐसा नहीं है बदला नहीं है। डेवलपमेंट हो रही है, बहुत सारी एस्पेक्ट्स पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर रही है। हाँ, ये सेंसिटिव इश्यूज हैं,
इनको सॉर्ट आउट किया जा सकता है। और मैं पहले भी कहा, भारत सरकार सहानुभूति रखती है लद्दाख के लोगों के लिए, और इसमें स्टेटहुड पे शायद डिस्कशन चल रही थी वो, क्योंकि भारत सरकार की कुछ मजबूरियां भी हैं, उनको पूरा देश देखना है, सिर्फ लद्दाख नहीं देखना। कल को यही मुद्दा उठता है, जम्मू वाला कहेगा जी 40-45 लाख हमारी पॉपुलेशन है, आपने हमें तो स्टेटहुड दिया नहीं, लद्दाख वालों को क्यों दे दिया? तो जवाब तो भारत सरकार को देना है जी। तो ये इस तरह के इशू उठेंगे। बहुत सारी 8-10 यूनियन टेरिटरी हैं, वो ये इशू उठा सकती हैं। इसी तरह अनएम्प्लॉयमेंट, मैंने कहा सिर्फ लद्दाख का मुद्दा नहीं है, बहुत सारे कंट्री के हिस्सों का मुद्दा है। वो कश्मीर का है, जम्मू का है, बाकी देश के बाकी हिस्सों का है। तो ये सारी चीज़ें हैं। हाँ, मैं ये ज़रूर अपील करूँगा कि अगर ब्यूरोक्रेसी इसको सॉर्ट आउट जो कमेटी है नहीं कर पा रही, तो इसका लेवल स्तर बढ़ाना चाहिए। होम मिनिस्टर साहब को खुद इस अपने हाथ में लेकर जल्दी से जल्दी इसका हल निकालना चाहिए, बिल्कुल। ताकि और वो अगर हल निकल जाएगा तो मुझे लगता है कि शायद चीजें ठीक हो जाएंगी, शायद चीजें ठीक हो जाएंगी। क्योंकि सबसे बड़ी चीज है कि चुनाव में वादे हो जाते हैं, वादा चुनाव निकलने के बाद वादे पूरे नहीं होता, तो पब्लिक को लगता है कि हम अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। 2020 में यह वादा किया गया था, लेकिन 2020 में जो वादा किया गया था वो पूरा नहीं हुआ। तब से लगातार इस बात को लेकर आंदोलन चल रहा है। पठानिया जी मेरे साथ जुड़ गए। पठानिया जी, क्या आप कुछ कह रहे थे? बस जी, मैंने आपको कहा कि कहीं भी लद्दाख के किसी भी विषय को डाउन प्ले करने की किसी ने भी, सरकार तो क्या, सरकार से अलावा भी किसी ने कभी भी कोई भी ऐसी कोशिश कभी की नहीं है। संयम और सब्र रखें लद्दाख के लोग, लेकिन ये बात भी पहलू लद्दाख के लोगों को सुनना होगा, समझना होगा, अपने मन में बिठाना होगा कि कुछ ऐसे लोग, कुछ ऐसी ताकत, कुछ ऐसे तत्व जो उस एजिटेशन को राष्ट्र के विरुद्ध, लद्दाख के विरुद्ध और लद्दाख की कॉज के विरुद्ध इस्तेमाल करना चाहते हैं। वी शुड बी वेरी एंड वी शुड बी वॉचफुल इनफ। मैं फिर कहूंगा, जितने भी विषय हैं, लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश है। भारत में कुछ स्टेट्स हैं, कुछ यूनियन टेरिटरीज हैं। यूनियन टेरिटरीज में अलग अलग मॉडल है, पुडुचेरी मॉडल अलग है, जम्मू कश्मीर में एक अलग मॉडल है, दिल्ली वाला एक अलग मॉडल है। तो ये एक बड़ा विस्तृत और एक विशिष्ट एक कंट्री है, जिसमें अलग अलग भाषा, अलग अलग रंग, अलग अलग एक माहौल, अलग अलग एक अपनी अपनी पॉलिटिकल एस्पिरेशंस भी हैं। लद्दाख की भी जो विस्तृत या विशिष्ट उसकी पॉलिटिकल एस्पिरेशंस है, उसका जो पॉलिटिकल, जो उनका अपना एक परव्यू है, उनका जो अपना एक इंक्लूसिविटी, अपना एक स्पेशलिटी को वो जो एक प्रोटेक्ट करना चाहते हैं अपनी आइडेंटिटी को, या इस सब के साथ साथ जो जॉब्स की बात है या अपनी सरकार चुनने की बात है, मैंने कहा कि सरकार संवेदनशील है, सरकार सेंसिटिव है और हम सभी भी अपने इसी सपोर्ट में, लेकिन कम से कम इस वॉयलेंस को कोई सपोर्ट नहीं करता। ये वॉयलेंस किसी भी मसले का हल नहीं है। इस वॉयलेंस से, इससे एक तो इम्पैक्ट, तो अपना इंप्रेशन तो लद्दाख, पूरे लद्दाख का इंप्रेशन खराब करने की कोशिश की और इस कॉज को भी काफी एक नुकसान पहुंचा है। हाँ, समय जरूर लगा है, लेकिन ना कभी कहीं नहीं गई भारत सरकार की ओर से। तो भारत सरकार एक सकारात्मक रवैया अपना के इनको कड़ीबद्ध तरीके से क्लिक कर रहा है। मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में अब आहिस्ता आहिस्ता जैसे पीस वहां पे आया है, शांति आया है, और इस शांति के बाद ये वापस ये डायलॉग चलेगा। और कम से कम ये एक वॉच वर्ड रहे कि डेमोक्रेसी में बात कर सकते हैं, बात करनी भी चाहिए और जोर के साथ करनी चाहिए, लेकिन कम से कम ये तरीका नहीं होना चाहिए। आप आर्सन करेंगे हथियारों के साथ, आप देख रहे हैं बीजेपी ऑफिस को टारगेट करके एक प्लान, एक फिर बाकी सरकारी दफ्तरों को, पुलिस की जिप्सियों को और आला अधिकारियों पर जिस तरीके से अटैक किया गया, अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण। और मेरा बाकी वक्ताओं, प्रवक्ताओं या पॉलिटिकल एनालिस्ट से भी मेरा कम से कम एक परम अनुरोध है कि आप भी इस पे कम से कम पॉलिटिक्स, दिस इज टू सेंसिटिव एन इशू टू प्ले पॉलिटिक्स ओवर। और हम भी, वी शुड हैव द करेज एंड कन्विक्शन टू कॉल ए स्पेड। हम सच को सच बोलने की क्षमता और ताकत कम से कम रखें। हम जोर से बोले, सच बोलें। और मैंने कहा पहले भी, ये देश है तो हम सब हैं, और इस देश की मुख्य धारा, इस देश का संविधान, इस देश की कानूनी पद्धति और कानूनी प्रणाली का एक जो एक फ्रेमवर्क है, ये फ्रेमवर्क जिंदा रहना चाहिए। ये देश जिंदा रहे, इस देश की भावना जिंदा रहे, हम सब रहेंगे। और लद्दाख के जितने भी विषय हैं, सकारात्मक तरीके से हम सभी, मैंने कहा, उसका सकारात्मक हल निकल पाए, हम सब इसके हितैषी हैं। उसका पॉजिटिव हल निकल पाए, हम सब इसके हितैषी हैं। पठानिया साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सर्वप्रथम देश होना चाहिए, सबसे आगे देश होना चाहिए।
और देश की एकता अखंडता ही सर्वोपरि है। लद्दाख में जो कुछ हुआ, अभी इसकी जांच होगी। हो सकता है कि कोई विदेशी हाथ भी हो, क्योंकि जिस तरीके से देश आगे बढ़ रहा है, चाहे वो आर्थिक स्थिति हो, सामाजिक स्थिति हो, तमाम ऐसे देश हैं जो देश की सफलता को लेकर चिढ़ रहे हैं। उनके आंखों में भारत किरकिरी बना हुआ है, लगातार आगे बढ़ रहा है, इस बात को भी हम समझते हैं। लेकिन एक चीज और है पठानिया साहब, कम से कम तमाम राजनीतिक पार्टियों को इसमें भी बड़ी गंभीरता से विचार करना चाहिए कि या तो वो वादा ना करें जनता से, और अगर वादा करें तो उस पर कम से कम चर्चा करने की कोशिश करें। 2020 के चुनाव में बीजेपी के घोषणा पत्र में इस बात का जिक्र था, उन्होंने छठी अनुसूची की बात कही थी और नंबर 1 पर यह वादा था। तो कम से कम इस पर 4 साल में अगर वो इस बात का जिक्र कर रहे हैं तो उस पर बैठक होता, कुछ नतीजा होता, जो धीमी प्रक्रिया अगर उसको आगे कर लिया जाता तो मुझे लगता है इसमें कोई बुराई नहीं। क्योंकि जिस तरीके से जेन ज़ी की स्थिति हम देख रहे हैं, युवाओं की उत्सुकता को देख रहे हैं, निश्चित तौर पर यह लद्दाख नहीं बल्कि देश में युवाओं में अब उतना धैर्य नहीं रहा है किसी भी विषय पर आप देखें। और तमाम देश में जहां भी इस तरह की नाराजगी, धरने, प्रदर्शन, आंदोलन होते हैं, उसमें युवा प्राथमिकता के लेते हैं, चाहे वो कांग्रेस के हों, बीजेपी हो, किसी राजनीतिक दल के हों। तो मुझे लगता है कि यहां पर राजनीतिक पार्टियों को भी और उनके नेताओं को भी संवेदनशीलता से व्यवहार करना चाहिए और चुनावी वादे भी करना चाहिए। पठानिया साहब। मनोज जी, जो आपने कहा, आपने बिल्कुल एक इसका निचोड़, और बल्कि आपने बिल्कुल जो इसका सम एंड सब्सटेंस है उस पर बात करने की कोशिश की। लेकिन कम से कम क्लैरिफाई करूं, जिस घोषणा पत्र की बात कर रहे हैं वो घोषणा पत्र, शायद जो मेरे पास एक इंफॉर्मेशन है, वो शायद को स्थानीय निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अपने एक वहां पे घोषणा पत्र की बात की होगी। अब स्थानीय निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के सरकार में आने से ये विशेष भारत सरकार नहीं, भारतीय जनता पार्टी एज ए पार्टी नहीं, बल्कि विशेष भारत ये कंसेशन या एक स्पेशल प्रोविजन लद्दाख में लागू करेगा नहीं लगेगा, ये मुझे लगता है कि दो बात है। मैं फिर भी बोलूंगा कि 6 शेड्यूल का क्रियान्वयन का ऑपरेशनलाइजेशन लद्दाख में करना किसी ने भी इसको अपोज नहीं किया है। और जहां तक एक पूरे एक राष्ट्रीय मैट्रिक्स में ये बैठता हो, मुझे लगता नहीं किसी को विरोध भी इसका करना चाहिए। लेकिन सकारात्मक बात में थोड़ा समय लगे। मैंने कहा कि लद्दाख में की हुई एक बात, फिर पुडुचेरी, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, बाकी भी यूटीज हैं, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, तो उन सबको मद्देनजर रखे ही लद्दाख में हमें कम से कम थोड़ा धैर्य रखें। इतनी जल्दी ही देखें, यूनियन टेरिटरी की मांग लद्दाख यूनियन टेरिटरी फ्रंट कब से कर रहा था? भारतीय जनता पार्टी ने या सरकार ने, या मैं बोलूंगा भारत के लोगों ने इसको बड़े ओपन एयर में वेलकम करके, चूंकि इनमें एक माइंडसेट था लद्दाख में कि शायद जब जम्मू कश्मीर से हम लद्दाख कंट्रोल होता तो हमारे साथ एक डिस्क्रिमिनेशन, हमारे साथ सौतेला व्यवहार किया जाता है। तो वो अल्टीमेटली लद्दाख यूनियन टेरिटरी बना, एक हिस्टोरिक और अपने आप में अनप्रेसिडेंटेड। जो लद्दाख का बजट एलोकेशन अगर आप देखें, इट इज हिस्टोरिक। लद्दाख अपने आप में एक वर्ल्ड क्लास एक डेस्टिनेशन है। तो ठीक है, मैंने कहता सब कुछ दे दिया, लेकिन फिर भी लद्दाख एक दिल का टुकड़ा है, एक बफर जोन है भारत का बाकी कंट्रीज के साथ, और भारत ने हमेशा लद्दाख को रिवेयर किया है। एक पीसफुल क्षेत्र है और पूरा वर्ल्ड का टूरिस्ट लद्दाख में इसीलिए आता है कि लद्दाख में कम से कम वो एक संशय, एक वहम, एक डाउट, एक डबल ओपिनियन जो एक रहता है बाकी जगहों पे सिक्योरिटी को लेकर, लद्दाख में कम से कम वो नहीं है। तो पीस की तो कभी कोई, जिसे कहते हैं आंख बंद करके लोग लद्दाख में आते हैं। इस एक छोटे से स्टैंड ऑफ से मुझे लगता है लद्दाख की इमेज को फर्क पड़ा है, लद्दाख की कॉज को। एक सवाल जी पठानिया साहब, एक सवाल मैं और पूछना चाहता हूं, क्योंकि सोनम वांगचुक का नाम आ रहा है, जिस तरीके से उनके मंच से देश विरोधी या भड़काई बातें की गई। हाल के दिनों में उन्होंने पाकिस्तान की यात्रा की, हाल के दिनों में बांग्लादेश की सरकार में सत्ता में बैठे इस वक्त जो वहाँ के मुखिया हैं उनसे गलवैया मौजूद थे। तो तमाम संबंधों का जिक्र होगा, उनका इंतजार किया जाएगा।